नाजरीन, क़िस्त का आगाज़ कुद्स से होता है, जहां अवाम गंदम की अदम दस्तयाबी से परेशान होती है और लोग इमारले को कोस रहे होते हैं। ये सब दूर खड़े लाडगाए और जातलियून सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बालन के गंदम लाने पर उसे याद रखा जाएगा और ना लाने पर बादशाह को बड़ा धचका लगेगा। दूसरी जानिब काहिरा में शम्सा देखती है कि काले चोगे में मैला दुकान से बाहर चली जाती है और उसी के लिबास में कोई और औरत वहां उसकी जगह आ जाती है। ये देखकर शम्सा मैला का पीछा करने लगती है। दूसरी जानिब बालियन मार्को से गंदम के बारे में पूछता है। वो उसे अगली सुबह गंदम की मिस्र रवांगी के बारे में बताता है। इतने में मायला वहां पहुंचती है और सलाहुद्दीन के सारे मुसलमान ताजरों को एक जगह जमा करने के अगले इक़दाम और अपने इंतकाम के बारे में बताती है। बालिन मेला को खबरदार करता है कि सलाहुद्दीन उसकी सोच से ज्यादा होशियार हैं। उनसे इंतकाम लेना इतना आसान नहीं। इंतकाम की ख्वाहिश कहीं उसके काम में खलल न डाल दे। लेकिन मिल्ला उसे कायल करती है कि वो भी बहुत मोहतात है। दूसरी जानिब लतीफ सलाहुद्दीन को खुशखबरी सुनाता है कि दवा खलीफा हजरत के लिए काम कर रही है और इससे सलाहुद्दीन को बताता है कि गोदाम के बाहर सलीबी काफी तादाद में मौजूद हैं। उर्फा बताता है कि उनके जिम्मे गंदुम लाद कर कल सुबह मिस्र पहुंचाने का काम लगाया गया है। इस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि वो गंदुम के साथ साथ उन सलीबियों का भी खात्मा करेंगे। खलील शमसाह का दिया हुआ एक खत सलाहुद्दीन को थमाता है, जिसमें लिखा होता है कि जिस लड़की पर सलाहुद्दीन भरोसा करते हैं वो ईसाई है और उनको धोखा दे रही है। वो मैला की हकीकत देखने के लिए उन्हें ईसाइयों की करारगाह आने की दावत देती है। सलाहुद्दीन वो लम्हा याद करते हैं जब काजी फाजिल ने हुमैरा खातून की कई दिन काहिरा में गैर मौजूदगी का जिक्र किया था, और साथ ही वो लम्हा भी जब उन्होंने उसके हाथ में मछली वाला ब्रेसलेट देखा था जो ईसाइयों की खुफिया अलामत होता है। सलाहुद्दीन मीला की दुकान में दोबारा जाते हैं और उसे अपने मंसूबे के बारे में बताते हैं कि वो तिजारत के लिए सलीबियों के लाए हुए सारे कपड़ों को गोदाम में आग लगा देंगे ताकि सलीबी काहिरा को गैर महफूज समझकर शक में पड़ जाएं। वो मैला को बाजार से दूर महफूज जगह पर रहने की ताकीद करके चले जाते हैं। मैला सोचती है कि ये खबर बालन सुनकर बहुत खुश होगा। बालिन मैला की तरफ से कपड़ों के गोदाम को जलाने की खबर सुनकर मार्कूस से कहता है कि गंदम के गोदाम से बेशतर सिपाही बुलवाकर कपड़ों के गोदाम के बाहर तैनात कर दे। वो सलाहुद्दीन को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। उधर इत्सी सलाहुद्दीन को तैयारी के मुकम्मल होने की इत्तला देता है और दूसरी जानिब बालन मार्कस से कहता है कि मैला के मुताबिक सलाहुद्दीन को अब तक अपने साथियों समेत पहुंच जाना चाहिए था। मार्कूस बताता है कि गेट के दूसरी जानिब भी कोई दिखाई नहीं दिया। इसी दौरान बालन इमारले की तरफ से आया खत पढ़ता है जिसमें गंदुम के लिए हिफाजती इक़दाम बढ़ाने की तजवीज़ होती है। इसकी वजह कुद्स में गोदाम पर जंगियों का हमला है। खबर पढ़कर बालन खुद को लानत देता गंदुम के गोदाम की तरफ दौड़ने लगता है। बालन गोदाम के बाहर पहुंचता है तो सिपाही थैले लाद रहे होते हैं। जब वो तलवार से उसमें सुराख करता है तो उसमें से मट्टी निकलती है। उसी दौरान सलाहुद्दीन अपने साथियों समेत पीछे से निकलते हैं और बालन की गर्दन पर तलवार तान देते हैं। इसके बाद वो मंजर दिखाया जाता है जब वो ज़ूक ने मैला पर नजर रखी थी और सलाहुद्दीन को आकर उसके करारगाह जाने की इत्तला दी थी। और फिर वो मंजर जिसमें सलाहुद्दीन ने मेला की दुकान पर जाकर उसको जाल में फंसाया था। सलाहुद्दीन बैलेंस से कहते हैं कि वो उसे कई बार खबरदार करते रहे हैं। अब वो सलीबियों के काहिरा से निकल जाने तक उनका कैदी है। अगली सुबह यारोकी के सिपाही सुल्तान के हुक्म के मुताबिक गोदाम से उठाई हुई गंदम कुद्स की गली के हर घर की दहलीज पर रखने लगते हैं। नाजरीन, इमारले ने वो गंदम गोदाम में अपने सिपाहियों के लिए जमा करके रखी होती है। उसके मुताबिक अवाम भूख बर्दाश्त कर सकती है मगर फौज नहीं। गंदम के थैलों पर जंगी निशान बना होता है। सब लोग गंदम देखकर खुश हो जाते हैं। दूसरी जानिब इमारले बिस्तर से उठता है तो अपने बिस्तर के पास गंदुम का थैला देखता है। थैले में मौजूद चिट्ठी पर लिखा होता है कि वो गंदुम उसके लिए है ताकि वो अपने बाप दादा जैसी किस्मत ना पाए जो अंताकिया के मुहासरे में भूख से एक दूसरे का गोश्त खाते थे। शाम में शीर को नूरुद्दीन को उनके हुक्म की तामील के बारे में बताते हैं जिस पर वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। एक मंजर में हम बालन को जंजीरों में बांधा देखते हैं। बालन पूछता है कि वो कहाँ है। सलाहुद्दीन उसे बताते हैं कि वो जहाँ भी है महफूज है। बालन उन्हें अपनी दोस्ती का याद दिलाते हैं जिस पर सलाहुद्दीन कहते हैं कि उनके मुसलमान होने तक उनके दरमियान दोस्ती नहीं हो सकती। सलाहुद्दीन उसे उस खत के बारे में बताते हैं जिस पर शराइत लिखकर सलाहुद्दीन ने इमारले की तरफ भेजा होता है।
नाजरीन, आपको क्या लगता है सलाहुद्दीन बालन पर अपने साबका ताल्लुकात के बिना पर रहम करेंगे? दूसरी जानिब इमारले नूरुद्दीन की तरफ से मिला खत लहराकर अपने कमांडरों पर चीख रहा होता है। उस खत में वाज़े इमारले को ललकारा गया होता है कि उसकी ज़मीनें, फसीलें और हत्ता के बिस्तर तक उनकी रसाई मुमकिन है। इमारले की जान बख्शना उस पर एहसान है। इमारले उन सबको झाड़ने के बाद वहां से भेज देता है और विलियम्स को रोककर काहिरा से आने वाली गंदुम के बारे में पूछता है। इतने में एक सिपाही सलाहुद्दीन की तरफ से मिला खत लाता है। खत में बालन की गिरफ्तारी के बारे में पढ़कर इमारले गुस्से से लाल पीला हो जाता है। सलाहुद्दीन का मुतालबा मिस्र से फौजों को वापस बुलाना है। शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन की तरफ से मिला खत पढ़ते हैं, जिसमें काहिरा की सूरत हाल से आगाह करने के बाद अगले कदम के लिए उनकी इजाजत मांगी होती है। शीरको और मईदूद सलाहुद्दीन से मुत्तफिक होते हैं कि शहवार का खात्मा करने का वक्त आ गया है। यारुक की इमारिये का मिस्र पर हमले का खदशा जाहिर करता है। इस पर नूरुद्दीन फैसला सुनाते हैं कि गंदुम ना होने की वजह से इमारले की फौज को फाकों का सामना है, लिहाजा ये मिस्र को फतह करने का सही वक्त है। वो शीरकू को मुआफी हासिल करने का एक और मौका देते हैं। और इसी के साथ किस्त का इख्तिताम होता है। नाजरीन, आने वाले किस्तों में मिस्र की फतह के मुनाज़िर देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।